जय हिंद मेरे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल HSG की स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आज के लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले परीक्षा में पूछे गए थे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया जबलपुर, दूसरा दिया गया सतना, तीसरा दिया गया ग्वालियर और चौथा दिया गया इंदौर। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है इंदौर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कि कौन सा स्थान भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भ माना जाता है। मतलब कौन सा स्थान माना जाता है जो समय के निर्धारण हेतु संदर्भ में माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए कोलकाता, और दूसरा दिया गया इलाहाबाद, तीसरा दिया मुंबई और चौथा दिया गया है दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, इलाहाबाद। इलाहाबाद ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्मारक 2008 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है सांची स्तूप, दूसरा है भीमबेटका गुफाएं और तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए टिहरी बांध, दूसरा दिया गया सरदार सरोवर बांध, तीसरा दिया गया उरी सेकंड बांध और चौथा दिया गया है भद्र बांध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या है, टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि 1947 के समय जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर है हजरत निजामुद्दीन, दूसरा शेख मखदूम और तीसरा है शेख अब्दुल्ला और चौथा है शेख मोहम्मद। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में ऑपरेशन बूस्टर किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए मोरारजी देसाई, दूसरा दिया गया इंदिरा गांधी, तीसरा दिया गया बीपी सिंह, चौथा दिया गया राजीव गांधी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है क्या, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है। मतलब कहाँ पर ताजमहल स्थित है, आपसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, उसके बाद आपको आंसर के बारे में सोचना है। यानी कि आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को ही नहीं सोच पा रहे हो, तो आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है आगरा, तीसरा है जयपुर, चौथा है दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, आगरा, आगरा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो भाई इसमें अनुच्छेद से भी पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, तो अनुच्छेद का भी देख लेते हैं हम इस पर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन निम्नलिखित में से किसके संबंधित था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए कि 8वीं अनुसूची और दूसरा दिया गया अनुच्छेद 70, तीसरा दिया गया है मूलभूत अधिकार, चौथा दिया गया है निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या, मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा भाई। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोपरा, बयायामा और बियरना सभी की सहायक नदियाँ कौन सी है। यानी कि जो इसमें 2-3 नाम दिए हैं, तो इनमें से आपको
इसकी इनकी सहायक नदियाँ के बारे में बताना है आपसे, इस प्रकार से पूछा जा रहा है इसमें। तो पहले दी गई है आपके लिए कैन, दूसरी दी गई है चंबल, तीसरी दी गई है ताप्ती और चौथी दी गई है बेतवा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ताप्ती। ठीक है, तो ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नहीं, सॉरी, कैन, पहले में दिया गया है कैन, तो कैन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब किसको। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है मिल्खा सिंह, दूसरा दिया हरभजन सिंह, तीसरा दिया गया विजेंदर सिंह और चौथा दिया है मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, मिल्खा सिंह। आप सभी को पता हुआ मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, यह आपको अच्छे से पता होगा, आपने पढ़ा होगा कई बार, आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तीसरा दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू और चौथा दिया गया है BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दिया गया है आपके लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, यानी कि पहला ऑप्शन आपके लिए अमर्त्य सेन, दूसरा दिया रामनाथ कोविंद और तीसरा दिया विजय भटकर और चौथा दिया है सुनैना सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, विजय भटकर। विजय भटकर, जी हाँ दोस्तों, विजय भटकर इसका सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। तो लोकसभा में सर्वाधिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, यानी लोकसभा में सबसे ज़्यादा समय किसने दिया, यहाँ पर आपसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शन देख रहा है इसमें कौन सा हमारा सही है। तो मीरा कुमार पहला ऑप्शन है हमारा, GMC बाल योगी ये दूसरा ऑप्शन है, और बलराम जाखड़ तीसरा है, और GB मावलांकर ये हमारा चौथा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बलराम जाखड़। ठीक है, जाखड़ यानी कि ये तीसरा वाला सही हो जाएगा इसका। अब पूछा जा रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, मतलब हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, आपसे इस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है धर्मशाला, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है उतना और चौथा है सोलन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है क्या, धर्मशाला जो थी हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर दूसरी राजधानी बताई गई है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान में प्रारंभ किया था, मतलब कब प्रारंभ किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर 2015 और दूसरा है 2008, तीसरा है 2002 और चौथा है 2006। तो यहाँ पर भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 3 दिसंबर 1999 को, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो गया इसमें। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला में रखी गई थी, मतलब कहाँ पर इसको स्थापित की गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए गुवाहाटी, दूसरा दिया गया है गोंगा मुख्य और तीसरा दिया गया इम्फाल और चौथा दिया गया कोहिमा। तो भाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, गोंगा मुख्य। ठीक है, गोंगा मुख्य यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला। तो अगले में आपसे पूछा जा रहा है कि इसरो के संस्थापक कौन थे, यानी कि इसरो के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है आपके लिए विक्रम साराभाई और दूसरा दिया गया है सत्येंद्र नाथ बोस और तीसरा दिया गया है बीरबल साहनी और चौथा दिया गया है APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, विक्रम साराभाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं इसमें।
तो ये विषम सम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीन में क्रिया के नियम का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया कि सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिका की समझत करता है। दूसरा है आपके लिए कि सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है, जिसके कारण संरचना विकास होती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया आपके लिए कि सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है, अगर आवश्यक नहीं होगा तो बंद कर देगा। तो अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया आपके लिए क्या, कि चौथे ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता। तो आप चौथा ऑप्शन में दिया गया इसलिए उपर्युक्त। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या, उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी के लिए राइट हो जाएगा। और आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में भाई आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताया गया है। संसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बड़ा होता है। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए कि अर्धसूत्रण नवीनीय कोशिकाओं में होता है। और चौथा ऑप्शन है आपके लिए कि समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपित नहीं होती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समान नहीं होती। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके लिए अब कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके लिए ग्रिफिन, और दूसरा है जोहानसन, तीसरा है मेंडल, और चौथा है वाट्स एंड क्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या कि मेंडल ने दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपसे पूछा जाए कि NO2 में कौन सा आयन उपस्थित होता है, मतलब NO2 होता है जो गैस हमारी जो क्रिया करती है NO2, तो उसमें उपस्थिति होती है, मतलब किसकी, कौन सा आयन की उपस्थिति होती है उसमें, Na+O2 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन Na+O-, और तीसरा ऑप्शन Na+O2, और चौथा ऑप्शन आपके लिए कि Na-C2। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या कि यहाँ पर N+2O2। ठीक है, अब देखा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ऊर्जा संयंत्र को निम्नलिखित में से करके वायु को प्रदूषित करता है, मतलब कैसे करता है, ये इस बारे में पूछा जा रहा है। कोई घबराना नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए कि CFCS, और दूसरा दिया गया आपके लिए कि नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड, और चौथा दिया गया आपके लिए कि रेडियो सक्रिय विकिरण, और चौथा दिया गया आपके लिए तीसरा दिया गया था कि रेडियो सक्रिय विकिरण। थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि रेडियो सक्रिय विकिरण। ठीक है, रेडियो सक्रिय विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कि यह उनके कुछ प्रोटीन को संश्लेषित कर सकते हैं, और दूसरा है आपके लिए कि इनमें DNA, RNA, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, और तीसरा दिया आपके लिए कि इसमें DNA और प्रोटीन होता है, और चौथा दिया आपके लिए इनमें ऑक्सी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या कि DNA, RNA, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। इसमें DNA और एंजाइम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ा जाता है, मतलब किस प्रकार से जो हमारी मांसपेशियाँ होंगे उनको हमारी हड्डियों से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है कि उपास्थि, दूसरा दिया कंडरा, तीसरा दिया मांसपेशी, चौथा दिया अस्थि रज्जु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कंडारा। ठीक है, कंडारा, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रेशम तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब रेशम कौन से तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है कि कॉटन बॉल, पेड़ की छाल, भेड़ की ऊन, कोकून। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है क्या, कोकून से प्राप्त किए जाते हैं।
अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? कि तो श्वेत वामन, एक अल्फा सेंटोरी, ब्लैक होल, भूरा वामन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक्वा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि पहला ऑप्शन दिया आपके लिए विभव मापी, दूसरा दिया आपका गैल्वेनोमीटर, तीसरा दिया आपके लिए वोल्ट मीटर, चौथा दिया आपके लिए एमीटर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है क्या? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर 3 वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस एक रक्त वाहिका में केवल विऑक्सी जनित रुधिर होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए महाधमनी, दूसरा दिया गया आपके लिए फुफ्फुस सिरा, और तीसरा दिया आपके लिए फुफ्फुस धमनी, और चौथा दिया आपके लिए हृदय धमनी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि फुफ्फुस धमनी यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो कि जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपके लिए की पूर्णिमा, दूसरा देखिए निबस चंद्रमा, तीसरा दिया आपके लिए अमावस्या, चौथा दिया आपके लिए अर्धचंद्र। ठीक है, अर्धचंद्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? अमावस्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा यार कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी 2 फसलें खरीफ की फसलें हैं? धान, गेहूँ, सरसों, मूंगफली। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आपके लिए कि धान एवं सरसों, धान एवं चना, धान एवं मूंगफली और धान एवं टमाटर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि धान एवं मूंगफली। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि खरीफ फसल की अवधि क्या है? अक्टूबर से मई, और जून से अक्टूबर, और नवंबर से अप्रैल, और मार्च से सितंबर। तो जून से अक्टूबर के बीच यह खेती हमारी की जाती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिएगा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।